जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है ना। वैसे ही कैपेसिटर्स इज ऑल्सो अ कंपोनेंट जिसका सिंबल ऐसा होता है, दो प्लेट्स होते हैं और दो प्लेट्स के बीच में कुछ ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं, पेपर कैन बी द मटेरियल और एनी अदर टाइप ऑफ मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस। कैपेसिटर्स का काम होता है वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करते हैं, दे स्टोर द चार्जेस, ओके। बट कैपेसिटर्स का एक प्रॉब्लम है कि वो डीसी करंट को अलाउ नहीं करते जाने के लिए, दे डोंट अलाउ डीसी करंट। बट जब डीसी करंट पास किया गया तो ऐसे एक्सपेक्ट किया गया कि इनके बीच में कोई करंट नहीं होना चाहिए, ओके। बट फिर भी इनके बीच में करंट ऑब्जर्व किया गया, तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर मैक्सवेल्स का मॉडिफिकेशन है, वो एक्सप्लेनेशन कि कुछ रीजंस है, यहाँ कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, करंट। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? सो मैं एक बार रिपीट करूं? ओके, फिर से समझाती हूँ। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये दो प्लेट्स ये बनाए कैसे जाते हैं, देयर आर टू कंडक्टर प्लेट्स बोल सकते हो या मेटल प्लेट्स बोल सकते हो। ये दो मेटल प्लेट्स के बीच में कुछ मटेरियल्स इंसर्ट किया जाता है, दैट मटेरियल कैन बी पेपर, इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करने का काम होता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है स्पीड स्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम करना, वैसे ही कैपेसिटर्स का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। ये अपने अंदर अपने प्लेट्स के ऊपर ये चार्ज स्टोर करके रखते हैं। कैपेसिटर्स काफी जगहों पर यूज किया जाता है, आपके फैन में कैपेसिटर्स यूज किया जाता है, जो आप फैन को रेगुलेट कर पाते हो कि कभी स्पीड ज्यादा करनी है कभी स्पीड कम करनी है, उसमें कैपेसिटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, दे प्ले अ बिग रोल ओवर देयर। जो आप फैंस का स्पीड बढ़ाते हो रेगुलेटर से, फैंस का स्पीड कम करते हो रेगुलेटर से, वो सारी चीजों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैपेसिटर। सो कैपेसिटर्स जो होता है ये चार्ज स्टोर करते हैं, ओके। एक चार्ज आया, दो चार्ज आया, तीन चार्ज आया, ये कंटिन्यूसली अपने प्लेट्स पे चार्ज को स्टोर करते हैं। अब होगा क्या कि जब इन कैपेसिटर्स के थ्रू, आपको पता है दो टाइप के करंट होता है ना, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी में देयर इज अ फ्रीक्वेंसी है, यस यस एसी कुछ ऐसा होता है ना, होता है। पता है आपको? यस हाँ, Yes. फ्लक्चुएट होता है। और डीसी में कैसा होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, Direct. इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, करंट होता है। डायरेक्ट करंट। हाँ, सो ये जो कैपेसिटर्स होता है ना, ये इसके साथ काम नहीं करते, दे डोंट वर्क, दे डोंट अलाउ द डीसी टू पास थ्रू इट, उसको फ्लक्चुएशन चाहिए होता है। सो जब डीसी करंट इसमें से पास किया गया बैटरीज वगैरह लगाकर, तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि कैपेसिटर के बीच में दे शुड नेवर गेट द करंट, क्योंकि वो डीसी अलाउ ही नहीं करता अपने अंदर जाने से, तो बीच में करंट आने का सवाल ही नहीं उठता। बट ये चीज थी मैक्सवेल के एक्सप्लेनेशन से पहले। बाद में लोगों ने बोला कि जो मैक्सवेल ने एक्सप्लेनेशन दी ना कि कैपेसिटर्स के बीच में करंट कहां से आ रहा है, वो मैक्सवेल के एक्सप्लेनेशन से पता चला कि कैपेसिटर्स के बीच में जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, जब चार्जेस स्टोर हो रहे हैं तो यहाँ पर देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रोडक्शन होता है या इंड्यूस होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बोल सकते हो। तो समझा मैंने क्या कहा, क्लियर हुआ मैं क्या बोली? यस कुछ थोड़ा बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझेगा फिलहाल, क्योंकि आपको कैपेसिटर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। सो फिलहाल सिर्फ कैपेसिटर्स के बारे में इतना जान लो कि ये चार्ज स्टोर करते हैं। और मैक्सवेल के इन पहला पॉइंट कैपेसिटर का ये है कि ये दो प्लेट्स से बनाए जाते हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक वर्ड बोला जाता है मटेरियल्स को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाला जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर मेड फ्रॉम द टू प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो होता है इनका काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है चार्जेस की स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करना, वैसे कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द कैपेसिटर, बोलो व्हाट इज द वर्क ऑफ द कैपेसिटर? Store It charges. stores what it stores, answer yes, it stores charges। जैसे डब्बे में आप डब्बे में आप चीजें भरते हो ना, वैसे वो अपने अंदर चार्जेस भरता है। और थर्ड ये है कि कैपेसिटर्स जो होते हैं वो डीसी के साथ काम नहीं करते। सो जब वो डीसी को अलाउ ही नहीं करते अपने अंदर से जाने के लिए, फिर भी दो कैपेसिटर्स के बीच में करंट ऑब्जर्व किया गया, और उसका एक्सप्लेनेशन ये आया कि ये करंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैक्सवेल ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहां पर करंट का प्रोडक्शन होता है। सो दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द मैक्सवेल। सो इस तरीके से मैक्सवेल ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस,
बहुत सारे चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम। और इस तरीके से देयर इज अ सब्जेक्ट इन फिजिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वो पूरी तरीके से मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई करके रख दिया। सो जैसे आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हो जिसमें आपने इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा, फिर आप मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ते हो जिसमें आप न्यूटन एंड ऑल के बारे में पढ़ते हो, फिर आप आगे जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे जिसमें आप फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे। वैसे ही एक नया टॉपिक होता है फिजिक्स में विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें मैक्सवेल की थ्योरी बहुत अच्छे से काम करती है और एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स मैक्सवेल की थ्योरी से मॉडिफाई हो गया है, बहुत एक अलग ही सिस्टम पूरा बनकर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है कि मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन कहाँ पर यूज हुआ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैपेसिटर्स के बारे में समझ में आया Yes. थोड़ा बहुत? Yes. ठीक है, चलेगा। फिलहाल तो आपसे भी 4 लॉज याद रखो कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट एंड द लास्ट वन इज एम्पियर्स करेक्शन। ये 4 लॉ आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी ने आपको पूछा कि भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड या व्हाट आई कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड वो 4 लॉज कौन से हैं, तो आपके मुंह पे होना चाहिए कि 4 लॉज ये है। एक तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, दूसरा हमने जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तीसरा भाई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट में, और चौथा जो एम्पियर करेक्शन। ये 4 लॉज आपके दिमाग में सेट होने चाहिए मैक्सवेल के। सिंस मैक्सवेल ने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक को और मैग्नेटोस्टैटिक के गॉस लॉ को भी मैक्सवेल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैक्सवेल ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं इनके लॉस में। वो मॉडिफिकेशंस अभी आपको नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा इन्होंने तो क्या किया है, मैक्सवेल ने बहुत मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली ये सारी चीजों को प्रूव किया कि ये चार लॉस कितने इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिस्टम को चलाने के लिए, चार्जेस के सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसीलिए मैक्सवेल को बोल सकते हो खुश करने के लिए या ऐसे पेटेंट प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, यू आर द वन हु पुट ऑल द थ्योरीज टुगेदर एंड यू आर रिजल्टिंग समथिंग न्यू। सब चारों लोगों ने अलग अलग कुछ डिस्कशन किया, पर मैक्सवेल ने वो सारी स्टोरी एक साथ लाई और उन चारों स्टोरीज को यूज करके एक पूरा नया सिस्टम डेवलप किया। इसलिए मैक्सवेल को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। समझ में आया? समझा? Yes. Yes. Somewhere the story is something like that also कि जब फैराडेज एंड ऑल ने ये सारी I don't remember the name actually कि ये फैराडे का काम था कि मैक्सवेल का काम था। One of them was weak in mathematics, तो I think it was फैराडे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉज को बहुत अच्छे से डेवलप किया। I don't remember the name, I'm confused between the scientists कि ये काम मैक्सवेल ने किया था या फैराडे ने किया था। Who was weak in mathematics? कोई तो एक पर्सन था जो वीक था मैथमेटिक्स में। उसने जाके रिक्वेस्ट किया सामने वाले को कि प्लीज आप मेरे जो लॉज है उसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हेल्प करो। तो उस पर्सन ने वो पूरी थ्योरी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, करेक्शंस किया। इसी वजह से भी शायद मैक्सवेल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो मैक्सवेल वाज द वन जिसने पूरे सारे लॉज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज हाउ इट गोस कि लाइक अगर आपको फिजिक्स में कुछ अच्छा करना है तो यू शुड बी स्ट्रांग विद मैथमेटिक्स। तो पहले के जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे उनका मैथमेटिशियन से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, मतलब क्योंकि उनको पता था कि उनकी थियोरी को मैथमेटिकली वो प्रूव कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ गुड मैथमेटिशियन, सॉरी इफ यू आर अ गुड फिजिसिस्ट, you need to have a मैथमेटिक्स नॉलेज। ये आपको जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स से आगे कुछ करना है या फिजिक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द रीजन कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर आईआईटी में अप्रोच करने की कोशिश करोगे या करना चाहते हो तो आपके आईआईटी ने एक बेसिक फिनोमिना रखा है कि बच्चे के पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, नॉट फॉर जेई, फॉर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ट्राई करो कि मोस्टली मैथमेटिक्स को ड्रॉप में नहीं डालना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द एक्सपेरिमेंट वेयर वी फाउंड द एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एनी अदर डाउट टिल हियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? और शुड वी मूव आगे बढ़े? Yes. ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने आपको बेसिक जो 4 लॉज थे वो मैंने आपको समझा दिया है। यू पीपल हैव टू पुट ऑन योर कैमरास
एनीवन विल रीड? रिमेनिंग के लोग अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक देखेंगे, पेंसिल लेकर हाथ में बैठेंगे, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आई विल टेक द नेम और जो भी पर्सन होगा वो रीड करेगा, ठीक है? लेट मी हैव स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन एनीवेज। और संडे है तो सब लोग नहा धो के बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। Is for translation. People are totally connected by the internet services and the waves. Like even if I'm teaching you today, that is all because of the internet services and the waves which are reaching to you. Like when Shubham is reading something, that things are coming to you. Whatever I am saying, that things are coming to you. We can see each other is all because of these waves only. So ये सारे transmissions जो भी हो रहे हैं, they are somewhere, means this can be done with the help of electromagnetic waves only. So electromagnetic waves आज के टाइम के लिए it have become a big boon for us, I can say. अगर ये नहीं होता तो आपके जूम के लेक्चर्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ना हम एक दूसरे से बात कर पाते, ना तो कनेक्ट कर पाते। और ये कोविड सिचुएशन में तो आप समझ सकते हो कि जूम ने जो एक्शन लिया है टुवर्ड्स योर स्टडीज, या जो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एक्शन लिया है टुवर्ड्स योर स्टडीज, ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, और एक यही तरीका बच चुका है कि जिससे हम आपको आपकी स्टडीज के साथ कनेक्टेड रखें। लाइक जो छोटे बच्चे हैं उनका तो कोई इशू नहीं है, they will pass it out, but the people like you who are studying in 11th 12th standard who want to appear for JEE entrance NEET examinations or any of the big entrance examinations, not only science people, I'm talking about arts, commerce, if they are connected with the teachers, somewhere these electromagnetic waves are very much responsible for it, and it is only the way in which we can connect with each other and we can clear your doubts and difficulties. Otherwise सब लोग अपने अपने घर पे होते हैं, इतना चिल्लाने के बाद तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, और कोई नहीं चिल्लाता तो तुम लोग क्या करते हो वो तुम लोग सोच सकते हो। सो समवेयर आज का जो सिस्टम रन हो पा रहा है उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ बिग, I can say it is a big opportunity to work on someone. It is giving a big opportunity to work on someone and it is something like a boon. So जब हम पूरा लाइफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे डिपेंडेंट है तो इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना और समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कितना मॉडिफाई कर सके और कितने बेटर वे में यूज कर सके। बट समवेयर जहां पर इसकी अच्छाइयां हैं बुराइयां भी उतनी ही है। पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स 5G नेटवर्क, नाउ दैट 5G network is not good for the animals, for the birds, that is also very much true. Okay, so कहीं ना कहीं ये वेव्स अगर हमारे लिए कहीं ना अच्छा रिसोर्स का काम कर रहा है तो कहीं कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज नॉट दैट मच गुड फॉर अवर हेल्थ। ओके, सो समवेयर वी शुड वर्क ऑन दिस वेव्स कि हम ऐसी वेव्स क्यों ना क्रिएट करें जो ह्यूमन बींग्स को ज्यादा या एनिमल्स को, लिविंग बींग्स को ज्यादा इफेक्ट भी ना करे और हमारे जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से चल भी जाए, मतलब दोनों चीजें बैलेंस हो सके। अभी एवरी इंडस्ट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स द वे कि नहीं भाई जैसे भी करके हमको हाईएस्ट स्पीड नेटवर्क्स की तरफ भागना है कि हमारा स्पीड बहुत अच्छा हो। ओके, बट जब हम उस चीज को देख रहे हैं तो वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द एनिमल्स, वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि शायद आप लोगों ने वो मूवी, मैंने तो नहीं देखी है, आप लोगों ने वो रोबोट 2.0 देखी है, उसमें उन्होंने जो टॉपिक रेस किया कि ओके वी आर यूजिंग automobiles, we are using phones and we are using high speed networks, those things are somewhere affecting our birds a lot, birds की species rare होती जा रही है। and see students, हमारा जो साइकिल है लाइफ का, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब अगर एक बर्ड की स्पीसीज भी खत्म होती है ना तो पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाएगा। एवरीवन इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ये तो आप लोगों ने बायो के इकोसिस्टम में देखा है। सो अगर हम कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जैसे किसी एक भी स्पीसीज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो हम पर इफेक्ट होने ही वाला है। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल इट केयरफुली। तो ये तभी होगा जब हम उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वो कैसे बनते हैं उस चीज को समझेंगे। दैट थिंग्स विल ओनली टेक प्लेस व्हेन वी विल कम टू नो अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिर्फ ट्रांसमिशन इज नॉट ओनली द वे जिससे हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, समवेयर आपको पता है कैंसर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, रेडिएशंस, रेडियोथेरेपीज जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। सो व्हाई वी नॉट वर्क ऑन सच वेव्स सच दैट कि हम जो इतनी हेवी डिजीजेस है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है डे टू डे लाइफ में, क्यों ना हम ऐसे वेव्स पे अच्छी तरीके से काम करें, इसको मॉडिफाई करें so that it can attack on the cancer cells and it can destroy the cancer cells from the root,
कि वापस उसका रीजनरेशन ही ना हो. ओके, सो for doing such things we should have a great information about electromagnetic waves. अगर हमको डिस्कवरी करनी है कुछ अच्छी, अगर हमको कुछ नया मॉडिफाई करना है, तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है. Are you understanding what I'm trying to say? Clear, you people? Okay, go ahead, Shubham. There are 4 basic laws which describe the behavior of electric and magnetic fields, the relation between them, and their generation by charges and currents. These laws are as follows. Gauss law for electrostatics, which is essentially the Coulomb's law, describes the relation between static electric charge and the electric field produced by them. Now, wait, Shubham. As I said, कि ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिस्टम है, ये पूरी तरीके से 4 लॉज पे बेस्ड करता है. सबसे पहला लॉ इज द गॉस लॉ, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. ये गॉस लॉ आपको स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब द चार्ज विच इज एट रेस्ट. ओके, तो गॉस लॉ आपको स्टैटिक चार्ज, दैट इज चार्ज विच इज एट रेस्ट, ऐसे चार्जेस से बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करता है. सो पहला लॉ जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो चार्जेस एट रेस्ट हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे बनती है, किन चीजों पर डिपेंड करती है, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है. गो अहेड विद द सेकंड लॉ. Gauss law for magnetism, which is similar to the Gauss law for electrostatics mentioned above, states that magnetic monopoles, which are thought to be magnetic charge equivalent to the electric charge, do not exist. Okay, Magnetic field always occurring. ओके वेट. नाउ जैसे मैंने कहा कि तुमने एक चार्ज रख दिया, वो चार्ज स्टैटिक चार्ज है. स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, ये दिमाग में रखना है. अगर एक स्टैटिक चार्ज आपने रख दिया तो वो स्टैटिक चार्ज क्या करेगा, अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा. ठीक है, तो सिंगल चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है. बट जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या बोलता है कि अगर तुमने एक मैग्नेट रखा तो उसमें हमेशा 2 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक नॉर्थ पोल होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, या सिर्फ एक साउथ पोल होगा और मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा. हमेशा इट विल बी इन पेयर. एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा. एक नॉर्थ पोल, अगर आप छोटे से छोटा मैग्नेट रखोगे तो भी देयर विल बी ऑलवेज अ पेयर ऑफ द मैग्नेट्स. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एकदम छोटा सा, एकदम बहुत पॉइंट मैग्नेट रख दिया तो उसके अंदर सिर्फ एक पोल हो. अगर आपने एकदम छोटे पीसेस भी कर दिया मैग्नेट के, तो भी उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा. वो कभी सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस इज व्हाट योर Gauss law of magnetism explains you. Go ahead with the third law. Faraday's law, which is the relation between electromagnetic force induced in a current and the magnetic flux linked with the electric circuit changes. Now the third law is the Faraday's law. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है कि अगर आपके सामने एक मैग्नेट रखा है और आपने एक कॉइल रखा, अगर आप मैग्नेट को कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो तो वो कॉइल के अंदर अपने आप करंट जनरेट हो जाता है. सेम अगर आपने मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को मूव किया तो भी उस कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है. दिस लॉ इज कॉल्ड एज फैराडेज लॉ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द साइंटिस्ट वर्कड ऑन ऑल द सिस्टम्स, बट उसके पास सिंस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, ही वाज वीक इन मैथमेटिक्स, सो उसने मैक्सवेल्स का, काफी लोगों ने मैक्सवेल्स का हेल्प लिया कि प्लीज हेल्प अस विद मैथमेटिक्स. मैक्सवेल ने उसके मैथमेटिक्स पे काम किया और काफी अच्छे से लॉ को लिख कर, करेक्शंस कर कर, इंप्रूव कर कर सामने आगे की तरफ पास किया. तो समवेयर दिस पीपल सेड दैट कि ओके, मैक्सवेल्स ने इतना काम किया है तो उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस के लिए उसको उस चीज की उपाधि देनी चाहिए. आई कैन से उसको उसका नाम देना चाहिए कि भाई इसने मैथमेटिक्स लेकर प्रैक्टिकली इस चीजों को थ्योरी पे, पेपर पे उतारा है. सी समवेयर स्टूडेंट्स, यू नो, अवर इंडिया वाज लाइक कि हमारा इंडिया का ना बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी थी जो इंडिया में पहले ही हो चुकी थी. Even we people accept this. For example, if you go ahead with the Hanuman Chalisa, उसके अंदर sun and earth के बीच का जो distance है, it has been given. Okay. Same when you go to the Bhagavad Gita, भगवत गीता में ऐसी बहुत सी जगहों पर ऑब्जर्व किया गया है कि जो डिस्कवरीज बाद में हुई है, ओके, वो सारी डिस्कवरीज के बारे में कहीं ना कहीं भगवत गीता की बुक में लिखा हुआ है. बट व्हाई वी वर लैकिंग बिहाइंड द डिस्कवरीज, हम लोग लैक क्यों हो गए? क्योंकि हम उसको थियोरेटिकली पेपर पे नहीं दे पाए, और जो प्रूफ होता है साइंस वही एक्सेप्ट करता है. तो ये सारे प्रूफ कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रीज ने प्रॉपर्ली पेपर पर उतार कर दे दिया. सो दैट इज द रीजन कि कुछ डिस्कवरीज हमें पता होने के बाद भी हम लोग उस चीज पे काम नहीं कर पाए.
सो अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो ही वो चीज आगे जाकर सिस्टम एक्सेप्ट करता है. सिर्फ स्टेटमेंट्स पास कर कर काम नहीं चलता इन फिजिक्स. ओके, सो आर यू क्लियर विद द फैराडेज लॉ? इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ करंट. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक रीजन से हो सकता है. आप कॉइल को कांस्टेंट रखो, कंडक्टर को रोक के रखो, मैग्नेट को मूव करो, या फिर मैग्नेट को रोक के रखो और कंडक्टर को उसके मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो. दोनों रिजल्ट से आपको कंडक्टर में करंट ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा. समझ में आया? गो अहेड विद द फोर्थ लॉ. Ampere's law gives the relation between the induced magnetic field associated with a loop and the current flowing through the loop. Maxwell noticed a major flow in the Ampere's law for the time-dependent field. He noticed that the magnetic fields can be generated not only by electric current but also changing electric field. Therefore, in the year 1861, he added one more term to the equation describing this law. This term is called the displacement current. This term is extremely important, and the EM waves which are an outcome of this equation would not have been possible in absence of this term. Okay. The fourth law is related to your displacement current, as I said. कि जब मैक्सवेल ने एम्पियर और सबके इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट किया तो एम्पियर ने यह ऑब्जर्व किया, सॉरी मैक्सवेल ने यह ऑब्जर्व किया कि एम्पियर का जो लॉ है इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं और उसने उस मिस्टेक को मॉडिफाई करने की कोशिश की. उसने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं बनता. अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन से चेंज हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम डिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम के साथ चेंज होने वाला. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक रीजन पे चेंज हो रही है तो वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्प्लेसमेंट करंट को रिजल्ट करेगी और वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो नए टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को रिजल्ट करेगा. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी बिकॉज ऑफ ओल्ड करंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट बना है उस करंट की वजह से भी बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 plus B2. B1 इज ओल्ड वाला करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड B2 इज जो डिस्प्लेसमेंट करंट बना है उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया आपको फोर्थ लॉ? चारों लॉ क्लियर है सबको? Yes. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है चारों लॉ में से? ठीक है, आगे बढ़े. Yes. Yes. एवरीवन, Yes. should we move on? Yes. Okay. Now you wait. Shubham, I'll tell someone else to read. Asmita, do you have textbook with you? Yes, ma'am. Okay, go ahead with the remaining part. Okay, चारों लॉ टिक करके लो. जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है मैं उनको ये लॉ लिखवाऊंगी. ठीक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है वो चारों लॉ टिक करके लो. जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, डोंट वरी, आई विल गिव यू द और व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दोस थिंग्स. तो आप वो नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, सो डोंट वरी. गो अहेड अस्मिता. As a result, the set of four equations describe the above four law is called Maxwell's equation. In 1818, Hertz in 1857 success in 28. product and detecting the extension of EM waves. He also demonstrated their properties, namely reflected refractions and interfractions. In 1995, an Indian Now physicist wait, Asmita. रुक जाओ. Okay, so in 1888, okay, so Hertz was the person who started working on electromagnetic waves. Hertz, see, you don't have to remember the name of the scientist, okay? नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको एग्जाम में कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछेगा और ना तो ईयर पूछेगा. ये आपको याद रखना है. मतलब जेई में हो या नीट में हो या सीटी में हो, किसी भी एग्जाम में मोस्टली साइंटिस्ट का नाम या ईयर नहीं पूछा जाता. उनके पास बहुत सारी चीजें आपको पूछने के लिए, तो वो लोग नाम और डेट पे इतना फोकस नहीं करते. ठीक है, सो हर्ट्ज वाज द पर्सन हु स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मतलब उन्होंने डिटेक्ट करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ कहाँ यूज होता है और सेकंड कैसे बनाया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसके अलावा व्हाट ही स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन्होंने प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना चालू किया. व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? उन्होंने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं. आपको भी पता है सनलाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको उसके रिफ्लेक्शन के बारे में पता है. देन
यू नो अबाउट द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता है कि सनलाइट या कोई भी लाइट रिफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करती है। एंड द थर्ड इज इंटरफेरेंस। ये टर्म आपके लिए नया है, जरा समझो क्या है ये। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मीटिंग। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बुक में लिख के ले लो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मीटिंग। दो लाइट वेव्स या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक दूसरे को मीट करती है, व्हेन दे मीट विद ईच अदर, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। और ये जब ये दो लाइट वेव्स या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एक दूसरे के साथ मीट करती है, आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यू ऑब्जर्व वन पैटर्न। जैसे आपको पता है कि रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट पीछे की तरफ टकरा कर आती है, यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर। ओके, रिफ्रैक्शन होता है तो अंदर से लाइट जब जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। डू यू पीपल रिमेंबर दिस टू टर्म्स? रिफ्लेक्शन वापस सेम मीडियम में रिटर्न बैक होना, रिफ्रैक्शन अंदर की तरफ जाकर लाइट का बेंड होना। ये फिनोमेना समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. ये दोनों फिनोमेना क्लियर है? सो द थर्ड फिनोमेना इज इंटरफेरेंस, जिसके बारे में आप डिटेल में कहाँ पढ़ोगे? 12th स्टैंडर्ड में। अब बहुत जैसे आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, वैसे ही आप इंटरफेरेंस के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सो इंटरफेरेंस इज मीटिंग ऑफ द टू लाइट वेव्स। जब दो लाइट वेव्स या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे से मीट करती है, जब ये एक दूसरे से टकराती है, तो ये एक पैटर्न को रिजल्ट करती है। और ये जो मीटिंग हो रही है ये दोनों वेव्स की, जब मीटिंग हो रही है दो वेव्स की, इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेयर करना, एक दूसरे के रास्ते में इंटरफेयर करना और एक दूसरे को मीट करना। So this phenomena is called as interference of electromagnetic waves. So Hertz ने ये चार चीजें पढ़ी। पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर उसने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने उसका रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया। समझ में आया? क्लियर विद द पार्ट? समझा आपको व्हाट आई सेड? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, गो अहेड अस्मिता। In 1895, an Indian physicist, Sir Jagdish Chandra Bose, in 1858-1937, produced the EM waves ranging in a wavelength from 5 millimeter to a 25 nanometer. His work, however, remained confined to a laboratory only. In 1996, an Italian अस्मिता रुक जा बच्चा। Okay, fine. So the next scientist, the next physicist, who was an Indian physicist, that is Sir Jagdish Chandra Bose. He was the one who started working on the electromagnetic waves. But as I said कि हमारी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने डिस्कवर तो की, but एक लेवल तक हम उसको लेकर नहीं जा पाए. So he produced the electromagnetic waves जिसका wavelength जो है वो 5 millimeter से 25 nanometer, actually it should be 5 nanometer, 5 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर के बीच में उसका वेवलेंथ था. ऐसा वेव उन्होंने जनरेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बट वो सारी डिस्कवरीज जो है वो लेबोरेटरी तक ही रह गई, मतलब उसको वो इंटरनेशनल सिस्टम तक नहीं लेकर जा पाए. ओके, सो समवेयर हिज डिस्कवरी कन्फाइंड टू द लेबोरेटरी वर्क ओनली. वो ज्यादा उसके ऊपर तक उसका ना यूज हो पाया और ना उसका डिटेक्शन हो पाया कि ओके समवन हैज डन दिस. क्लियर विद द पार्ट? ओके, गो अहेड. आगे बढ़ो. Yes, sir. In 1896, an Italian physicist, G. Marconi, he become a pioneer in establishing a wireless communication. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1909 for his work in developing wireless telegraphy and telephony and broadcasting. Now, after that, G. Marconi was the one who was an Italian physicist who worked on wireless communication. You can use your cell phones. पहले हम लोग लैंडलाइन कनेक्ट करके बैठते थे, वो वायर से कनेक्टेड था, आप उसको काफी दूर तक नहीं लेके जा पाते थे. अब आप फोन लेकर पूरी दुनिया घूमते हो. So somewhere G. Marconi was responsible for wireless telecommunication and telephone. So ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई कि with the help of electromagnetic waves we don't need continuous connection with the switches. Okay,
हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ऑन अ वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जी मार्कोनी. जी मार्कोनी वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस. सो दिस थिंग्स वर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली. कि हम लोग आज एक वायरलेस कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं एक दूसरे से, उसके पीछे कहीं ना कहीं जी मार्कोनी का बहुत बड़ा काम है. एंड जी मार्कोनी वाज गिवन अ नोबेल प्राइज फॉर such pioneer work. Okay, so somewhere students I can say ki Nobel Prize पाना in physics is a big deal. Like once you get the Nobel Prize, you continuously get the scholarship for it. आप अपना पेटेंट आपने जो डिस्कवर किया अगर आप किसी को बेचते हो, कोई कंट्री आपसे खरीदती है या कोई कंपनी आपसे खरीदती है, तो फिर आपको उस चीज के लिए बहुत पैसे मिलते हैं. So having a Nobel Prize in some subject, not only in physics, is a big deal. Okay, do you know which woman got the first Nobel Prize in physics and chemistry as well? Who was the one? किसी को पता है? मेल्स मोस्टली बहुत डोमिनेंट होते हैं इसमें, काफी मेल को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है. Do you know about the female who was the first female who got the Nobel Prize in physics as well as chemistry too? किसी को नहीं पता कौन थी वो? अरे खुद को अनम्यूट करके बोलो बाबा. इट शुड बी, इट इज अ गुड पार्ट कि आपको पता है. मैं चैट नहीं रीड करने वाली. अनम्यूट करो और बोलो. मैम मैरी क्यूरी. Ajit gave the answer. Yeah, Marie Curie was the girl, was a woman who got Nobel Prize for the first time in physics. आज भी इस ईयर में, लास्ट ईयर में भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज कुछ लोगों को मिला है. सो अभी भी नोबेल प्राइज मिलता है इफ यू हैव अ गुड रिसर्च विथ यू. सो आप लोग ये फील्ड में भी काम कर सकते हो अगर कभी फ्यूचर में चाहो तो. हालांकि तो 12th के फिजिक्स हमसे हैंडल नहीं होते, कहाँ ही कुछ रिसर्च करेंगे, बट यू पीपल कैन डू. आपको पता है न्यूटन वाज द वन जिसके टाइम पे ऐसी बहुत पेंडेमिक सिचुएशन था और उसने पेंडेमिक सिचुएशन में काफी कुछ डिस्कवर किया. सो इवन यू पीपल कैन डू समथिंग instead of watching at the mobile phone and enjoying the movies and series. Okay, go ahead. Go ahead, Asmita. Okay, wait, Asmita. I'll tell someone else to read. किसी को बोलती हूँ पढ़ने के लिए. Will read. विराज, सो के उठ जा. सो गया. स्टार्ट करूं? पढ़ना स्टार्ट कर विराज. सोर्सेस हाँ, ऑफ start कर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उठ तो वेव्स. जाएगा कम से कम इसी बहाने. मैंने सोया नहीं था. Okay, Viraj, wait, Viraj. Before moving ahead, I would like to explain you something. See, as I said, कि Hertz start working on the production and detection of electromagnetic waves. Hertz was the one who started working कि नहीं भाई, naturally तो electromagnetic waves मिल ही रहे हैं. कहाँ से मिल रहे हैं? Natural electromagnetic waves कहाँ से मिल रहे हैं? बोलो. लाइट. कहाँ से मिल रहे हैं? आंसर करो. Cosmic rays. Sunlight. Yes. Cosmic rays बोल लो, sunlight बोल लो. ठीक है, चलेगा. सो हर्ट्ज वाज द वन हु सेड कि अच्छा नेचुरली तो हम लोग को बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलता है, नॉट अ बिग डील. लेट्स मेक दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनको बनाने की कोशिश करते हैं. अगर इनको बनाने की कोशिश करना स्टार्ट किया तो हमको ये समझेगा कि ये भाई बने कैसे, और बने कैसे हैं ये समझा तो कहीं ना कहीं सन का एग्जिस्टेंस समझेगा, क्योंकि सन से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलता है. सन का एग्जिस्टेंस समझेगा, हमको ये पता चलेगा कि ओवरऑल जितना भी सिस्टम है, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ. और अगर इनका एग्जिस्टेंस समझेगा तो कहीं ना कहीं हमको हमारे यूनिवर्स का स्टार्टिंग जो पार्ट है वो कैसे हुआ वो समझ में आ जाएगा. सो समवेयर पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. ओके, सो व्हाट इज द हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड. इट वाज फाउंड दैट कि जब भी आप चार्जेस को एक्सेलरेट करते हो, whenever you accelerate the charges, एक्सेलरेट करना मतलब उनकी स्पीड को कंटिन्यूसली चेंज करना. ठीक है. सो जब भी आप चार्जेस को एक्सेलरेट करते हो तो उस वक्त जो वेव जनरेट होते हैं, जो वेव रिलीज होते हैं, वो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. मतलब अगर आपने किसी तरीके से किसी मशीन की हेल्प से चार्जेस को एक्सेलरेट किया तो वो जो वेव्स जनरेट करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड, यू हैव टू सिंपली से दैट किसी भी मशीन की हेल्प से आप चार्जेस को एक्सेलरेट कर दो. चार्जेस एक्सेलरेट होंगे तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगी. आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? होप ये एक्सेलरेट वर्ड आपके लिए कुछ नया नहीं है. यू नो अबाउट व्हाट इज एक्सेलरेशन. इट इज ऑल अबाउट अ चेंज इन वेलोसिटी, आइदर चेंजिंग द डायरेक्शन और चेंजिंग द स्पीड. तो अगर आपने दोनों में से कोई भी एक चीज की और उस चीज को एक्सेलरेट करने की कोशिश की, चार्ज को एक्सेलरेट करने की कोशिश की, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. गो अहेड.
Go ahead, Viraj. According to Maxwell's theory, accelerated charge radiate electromagnetic waves. Consider a charge oscillating with some frequency. This produces an oscillating electric field in space, which produces an oscillating magnetic field, which in turn is source of oscillating electric field. Thus, varying electric and magnetic fields regenerate each other. Waves that are caused by the Now wait, acceleration. Viraj. Now wait, Viraj, wait. Okay. So as I said, if you want to generate or if you want to produce an electromagnetic wave, कैसे produce या generate करोगे? Simply what you need to do, you have to accelerate the charges. So let us consider in the laboratory you have an oscillating charge. Oscillating का मतलब oscillation movement आपको पता है ना? What is oscillation? To and fro, जो continuously एक point से एक mean position से continuously oscillate हो रहा हो, आगे जा रहा हो, point पे आ रहा हो, फिर पीछे जा रहा हो, फिर आगे आओ, continuously एक oscillatory movement वो perform कर रहा है. So जब आपके पास एक oscillating charge होगा, तो वो oscillating charge जब move करेगा, तो वो electric field को create करेगा. जब वो electric field को create करेगा, तो electric field, of course there is a change in the electric field, okay? ये oscillating electric field, oscillating magnetic field create करेगा. और जब ये oscillating magnetic field create करेगा, तो continuously आपको क्या मिलेगा कि electric field से बनने वाला magnetic field और magnetic field के help से बनने वाला electric field, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ combine होकर आपको एक system generate करके देगी. So it was observed कि whenever the charge is oscillating, it have its own electric field, it have its own magnetic field, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जब जनरेट होते हैं तो उनका डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द एंगल? Perpendicular. यस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, दैट इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स वाई एक्सिस होगा. Y-axis. और उनका जो प्रोपगेशन होगा, वो जो चार्ज है वो कौन से डायरेक्शन में Z-axis. प्रोपगेट करना मतलब मूव X-axis. करना, वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई एक्सिस के क्रॉस है, तो पूरा सिस्टम कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? आंसर Z इन axis. डायरेक्शन. फिर से सोचो, आंसर करो. X-axis. एक्स एक्सिस. X-axis. ठीक है. सो इट वाज ऑब्जर्व कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम चलता है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं. आर यू क्लियर? अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो मुझे आंसर करो कि आपका पूरा सिस्टम कौन से एक्सिस की तरफ चलेगा? Z-axis. जेड एक्सिस के क्रॉस चलेगा. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्लियर हो रही है ये बात? तो अगर आपको Yes. ये दो का पता है तो आप तीसरा का अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि हमेशा जो प्रोपगेशन होता है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझा है सबको यहाँ तक? Yes. ओके, गो अहेड. गो अहेड Well, विराज. Waves that are caused by acceleration of charged particles and consist of electric and magnetic fields vibrating sinusoidally at right angles to each other and a direction of propagation are called electromagnetic waves or EM radiation. Take this line if you have textbook with you. Waves that are caused by acceleration of charged particles and consist of electric and magnetic fields vibrating sinusoidally at right angles to each other and to the direction of propagation is called as electromagnetic waves or electromagnetic radiations. As I said, there is an accelerating charge which creates a electric field. Electric field creates a magnetic field, and all together these all three are your electric field, magnetic field, and the direction in which the charge is propagating. The direction in which the charge is moving. ये तीनों डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये तीनों हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और ये साइनोसॉइडल होंगे. साइनोसॉइडल क्यों बोला? स्टार्ट होना. Follows sine function. Yes, it follows sine function. अगर आप इन वेव्स को देखोगे, AC करंट को देखा है, AC करंट इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन, है ना? सो Yes, जो yes. साइन फंक्शन, जो सिस्टम साइन फंक्शन को फॉलो करता है उसको साइनोसॉइडल बोलते हैं. आपको बहुत पता है ना, कोविड का जो ग्राफ बनाया गया वो कौन सा ग्राफ था? कोविड. Exponential. Yes, it was exponential, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ा ना. Yes. It was having like बहुत पीक तरीके से वो एकदम सच 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 बहुत जल्दी बढ़ता गया. तो जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, आप कभी उसके ग्राफ को ऑब्जर्व करना. जो कोविड का ग्राफ होगा तो उस ग्राफ को कभी देखो, वो कोविड का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो ऐसे सारे सिस्टम किसी ना किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. आप कोई भी चीज को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप अपने मूवमेंट को, मोबाइल फोन के वर्किंग को, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके ग्राफ बन सकते हैं. जो आपके पेड़ हिल डुल रहे हैं ना, ये जो पेड़ का ऑसिलेशन हो रहा है उसका भी ग्राफ बनता है.
आप जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो, वो जिस तरीके से नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर, उसका भी ग्राफ बनता है. सो एवरीथिंग हैव अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो आप किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हो, और आपको एंट्रेंस एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए बोला, या बनाने के लिए नहीं, डिटेक्ट करने के लिए बोला भी जाता है, क्योंकि जस्ट लुक एट द सिस्टम एंड ट्राई टू हैव अ ग्राफ. तो इस दुनिया में हर चीज का ग्राफ बनाया जाता है, और ग्राफ एनालिसिस के हेल्प से चीजें फाइंड आउट की जाती है कि कोई चीज कैसे बढ़ रही है या चल रही है, या उसकी प्रॉपर्टी क्या है. समझ में आया? सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखा गया, तो ये देखा गया कि ये साइनोसॉइडल फंक्शन को, साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको साइनोसॉइडली ऐसा वर्ड यूज किया गया. समझ में आया व्हाट आई सेड? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला अभी तक? Yes. तक ऐसा Yes. कुछ भी है जो आपको नहीं समझा हो? एनीवन हियर जो कुछ ऐसा हो जो नहीं समझो? एक बार जरा जहां तक पढ़ा है, जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो लोग पीडीएफ में गो थ्रू करो, और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में गो थ्रू करो. देखो कुछ ऐसा है क्या जो नहीं समझा हो? यहाँ तक कुछ ऐसा है क्या जो नहीं समझा? गो अहेड. फिर उसके बाद विल गो अहेड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है या फास्ट गया है तो पूछना है, मुंह बंद करके बैठना नहीं है. आई रिपीट इट अगेन, नॉट अ बिग डील. ये चैप्टर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. एंट्रेंस में बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 1-2 मार्क्स के, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं. अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. एंट्रेंस या बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है इस चैप्टर का खास. कोई भी अगर ऐसी चीज है, बेसिक से बेसिक वर्ड भी अगर कोई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूछना है कि मैम इसका मतलब क्या है, मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगी. वो चीज को छोड़ना नहीं है कि ठीक है चलेगा, या मुझे ही नहीं समझ में आ रहा होगा. यू हैव टू मेक इट क्लियर कि मैम व्हाट डज दैट मीन. कि अगर आपको किसी ने बोला कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यू शुड हैव अ आंसर इन योर माउथ कि ओके यू वांट टू क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, simply accelerate the charge. It will have electric field and magnetic field of its own, and this electric field, magnetic field and direction of propagation, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा. So if you have electric field in x direction, magnetic field in y direction, propagation will be in the z direction. ये चीज आपके दिमाग में सीधा आनी चाहिए कि किसी ने आपको बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना है, तो सीधा बोलो भाई चार्ज को एक्सेलरेट कर दो किसी तरीके से, उसको ऑसिलेट करवा दो किसी तरीके से. एक्सेलरेट हो गया, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा. जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में होगी. तो ये सारी चीजें आपको फटाफट आनी चाहिए मुंह से बोलने के लिए. यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट. रीड करो, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, एंड कैमरास ऑन रखो. आई वांट टू सी यू पीपल. जिनके पास पीडीएफ है उनका मैं समझ सकती हूँ कि दिस पीपल आर ऑब्जर्विंग इन द पीडीएफ. सुचित पीडीएफ में देख रहा है क्या? नहीं तो टेक्स्ट बुक नहीं है सुचित? हेलो हाँ. धनाद, टेक्स्ट बुक नहीं है तेरे पास? है मिस तो फिर तेरा कैमरा क्यों बंद है? मैम चालू करते अच्छा, स्पेशल इनविटेशन दूं क्या? नहीं सर मैम मुझे नाश्ता कर रहे थे इसलिए बंद किया. अच्छा, ये मजा है ना अपना. ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है तो पढ़ते पढ़ते मीन्स आप बोलते रहो, हम लोग खा लेंगे, हमारा एंजॉयमेंट है. नहीं मैम ध्यान था. You people
बोला सो सेल्फिश यार, अकेले अकेले खा रहे हो, हद है यार, मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को और तुम लोग खाना खा रहे हो। यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड कि वाह मिस कितना अच्छा पढ़ा रहे हो आप। यार तो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके कोई नहीं बैठता क्या? No. क्या मिस फिजिक्स पढ़ाते हो आप, No. इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं। प्रचेत, जॉसलिन, जॉसलिन पीडीएफ से पढ़ रही है? यस मैम। अच्छा। समृद्धि, यस मैम। कैन आई सी योर फेस? मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। बेटा चलेगा, फिर भी मेरे को एक बार अपना फेस तो दिखा दे। हाँ मैं न्यू एडमिशन। हाँ आई नो, इसलिए तो बोल रही हूँ, बाकी इन हाँ, गधों हाँ। को तो मैं देख चुकी हूँ। हाँ Okay. नहीं ये मेरा पहले लेक्चर है। कुछ समझ में आ रहा है समृद्धि? हाँ हाँ मैम। पक्का? हाँ हाँ। क्योंकि अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आपको इतना कुछ हैवी नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पढ़ो। अश्वथी, जॉसलिन बोलने, अच्छा जॉसलिन भी पीडीएफ से पढ़ रही है, ओके ओके फाइन। खुशी इज नॉट देयर, आई थिंक सो। खुशी आर यू देयर? Yes, ma'am. पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? Yes. ओके ओके, आर यू पीपल ओके विद द स्पीड? फास्ट जा रहा है या ठीक है आप लोगों के लिए? जस्ट लेट मी नो। आर यू पीपल ओके विद द स्पीड? श्रावणी, अद्वै, Sharon, Yes, miss. यस। Yes, speed ma'am. is okay or it is going fast? Yes, ma'am. Just It's let me okay, know ma'am. बच्चों, because online ना I don't know if I go fast. So आप लोग ही हो जो बता सकते हो कि मैम ठीक है थोड़ा स्लो समझा दो या वापस समझा दो। वैसे तो आई ट्राई माय बेस्ट बट स्टिल ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है